दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की स्कूल में चाइना हमेशा से वो बच्चा रहा है जिसने कभी भी किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दूसरों के खेल बहुत अच्छे तरीके से बिगाड़े हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं। कौन कौन सी वो पॉलिसीज है जिन वजह से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सफर हो सकती है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट अभी भी एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर स्पेशली। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो ये है कि मेडिसिन कम दाम पर बेचना। इस वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में HIV एड्स की जो जंग लड़ी गई थी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, और इसलिए पूरी दुनिया इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नाम से जानती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से वो चैलेंजेस है जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड लीडर मानी जाती है जेनेरिक फार्मा में, यानी जिन ड्रग्स के पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं उनको बेचने के लिए। यहाँ पे सिप्ला लुपिन जैसी जो कंपनीज है ये जेनेरिक फार्मा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर उनका प्रोडक्शन करती है, क्योंकि इनके प्राइजेस भी कम होती है और एक्सपोर्ट के लिए इसमें ज़्यादा मार्जिन भी बचता है। इसलिए ये जो होता है ना जेनेरिक फार्मा, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे फेवरेट सेक्शन होता है। और टोटल जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना सिर्फ इस चीज़ के लिए जानी जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जो चैलेंज हुआ करता था इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो था कि चाइना से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन इंडियन कंपनीज ने इस एक्सपोर्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे कम रेट में मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स की शुरू कर दी, जिस वजह से अल्टीमेटली फायदा जो हुआ वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हुआ। दोस्तों, API तक बात तो ठीक थी, लेकिन अब जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो है ड्रग फॉर्मुलेशन। चाइना जो है वो ड्रग फॉर्मुलेशन में अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 2009 में जो 0.4% हुआ करता था वो 2018 में 1.2% तक बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इंडिया में वैसे ही सेम वाइज में 2019 में इंडिया जो ड्रग फॉर्मुलेशन में स्टेक हुआ करता था एक्सपोर्ट में स्पेशली वो 1.5% था, और 2018 में वो 3.6% है। चाइना का जो मेनली एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज को है, जहाँ पे ड्रग रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू बॉर्डर कंट्रीज। अब यहाँ पे 2019 में जो 19% हुआ करता था ड्रग फॉर्मुलेशन का वो 2020 में 36% बढ़ चुका है चाइना का स्टेक ड्रग फॉर्मुलेशन में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को इसलिए आ रहा है क्योंकि मेड इन चाइना 2025 का जो रखा है चाइना ने विजन रखा है उसके अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री के नाम से वो जानना चाहते हैं, यानी एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करेगा चाइना फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए यही है। चाइना और एक चीज के लिए काम कर रहा है दोस्तों। चाइना की मेडिसिन पहले ऐसा हुआ करता था कि चाइना के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए चाइना जो है अपनी मेडिसिन के क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, और इस वजह से चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट पहले नहीं था वो धीरे धीरे बिल्ड करना चाइना का मेनली विजन है, अपने ड्रग के ऊपर बाकी कंट्रीज को ट्रस्ट करने देना। एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के लिए जो था, चाइना इसके ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों, आगे सबसे बड़ा चैलेंज जो है चाइना मेनली फोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक्स के ऊपर अपने ड्रग डेवलप करने के लिए। ज़ैंटेपी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगभग थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढ लिया गया है जो आने वाले दिनों में शायद डेवलप हो सकते हैं और उनके मेडिसिन चाइना बना सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडियन इकोनॉमी के लिए ये भी है क्योंकि चाइना ड्रग डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे आ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि इन सारी चीजों की वजह से चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मेनली पहचान मानी जाती है कि कम प्राइस में मेडिसिन देना, वो कहीं ना कहीं वैसे ही आगे आ रही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए एक्सपोर्ट के टाइम पे भी मेडिसिन की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं, और बाकी दुनिया को यही चाहिए कि कम प्राइस में हमें मेडिसिन दे दो, फिर हमारी कंट्री में वो यूज़ होंगे, हमारे लोगों को ज़्यादा पैसे ना देने पड़े अपनी हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगला चैलेंज है अमेरिका की तरफ से। ट्रंप ने अगस्त में एक नोटिस इशू किया गया था जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंपोर्ट जो थे ड्रग के उनको उन्होंने बंद कर दिया, और इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारा जो एक्सपोर्ट था वो US की तरफ ही होता है। US का मार्केट मिलना इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मेनली टारगेट हमेशा से रहा है, क्योंकि अगर US का मार्केट मिलेगा तभी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तभी सेल्स बढ़ेंगे। अगर आपका US FDA का ऑडिट फेल हो जाता है तो अल्टीमेटली आपकी हाफ ऑफ द कंपनी बंद पड़ जाती है, क्योंकि आपकी कंपनी का अगर एक्सपोर्ट US के नहीं होगा फिर आपकी कंपनी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाएगी। बाकी इकोनॉमीज में मेडिसिन देके आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना प्रॉफिट आपको US को एक्सपोर्ट करके होता है। अब यहाँ पे ट्रंप ने जो ड्रग सिक्योरिटी का जो चैलेंज रखा गया था इस वजह से भी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर यूएस के मार्केट को अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक्सेस मिल जाता है, 2001 में एक जो ड्रग था डॉक्टर रेड्डीज का एंटी डिप्रेसेंट था जिसका नाम था फ्लुक्जेटिन, इसको जब यूएस मार्केट में एक्सेस मिला था तो उनका जो सेल्स था वो 81% इंक्रीज हुआ था और कंपनीज के प्रॉफिट 50% से इंक्रीज हुए थे। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि यूएस आपके लिए खड़ा है या नहीं है। अगर यूएस आपके लिए आपके साथ नहीं है, अगर आप यूएस को मेडिसिन नहीं दे पा रहे हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देता है। और इंडियन इकोनॉमी को यही एक चैलेंज है कि अगर आने वाले दिनों में यूएस में ऐसा कुछ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो हम एक्सपोर्ट किसे करेंगे और प्रॉफिट जनरेट और सेल्स कैसे करेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कोविड डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि कोविड जैसे ही आया है तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी दुनिया जानती है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है कौन कौन से ट्रायल्स इंडिया में चल रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की बहुत ज़्यादा लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वैक्सीन बनाने के लिए। इसने टाई अप किया है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स फैसिलिटी के साथ और 100 मिलियन डोजेस ये आने वाले दिनों में बनाने वाली है कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। यहाँ पे इसकी जो प्राइस होगी पर डोज ये $3 है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्राइस मानी जाती है। जर्मनी की कंपनी थी बायोएनटेक, इन्होंने $19.50 में एक डोज की प्राइस रखी थी। अब यहाँ पे मॉडर्ना और यूएस की जो डील हुई थी, ये भी एक डील हुई थी कोविड की वैक्सीन के लिए। इसमें हमें $32 से लेके $37 तक प्राइस रखी जाएगी, ऐसा बोला गया था कोविड की वैक्सीन के लिए। अब सोच लीजिए दोस्तों $37 $30 कहाँ पे $3। इसलिए ही इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ड्रग बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है इसका भी डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा है। इसके 1 बिलियन डोसेस बनाने वाली है। ये जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है ये यूके कर रहा है अपने हिसाब से। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो वैक्सीन है ये भी इंडिया में फेज़ 3 में चल रही है। अगर ये सक्सेसफुली फेज़ 3 में कंडक्ट हो जाती है तो आने वाले दिनों में ये वैक्सीन जल्द ही मार्केट में एंटर हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनडीवैक्स ने भी यानीवैक्स कोविड-23 इसका भी 1 बिलियन डोज बनाने का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत इंडिया के और बहुत सारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को इसका एक्सपोर्ट किया जाने वाला है। इसलिए आप बोल सकते हो दोस्तों कि इंडिया में बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा नजर है कि कोविड डायमेंशन की वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉइंट नंबर 4, कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, जो कि इंडिया की एक लीडिंग फार्मा मानी जाती है। इसमें भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर फेज़ 3 में कोविड की वैक्सीन चला दी है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जाइको-डी जिसका नाम है, जाइडस कैडिला कंपनी ने इसको डेवलप किया। ये भी इंडिया में फेज़ 2 में। अब बोल सकते हैं दोस्तों 5-6 वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं। कौन से भी ट्रायल कभी भी सक्सेसफुली कंडक्ट होकर मार्केट में ड्रग आने के लिए शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे एक ही बात एंड में कहना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट में हमेशा यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कभी भी एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया। अगर आप किसी अदर कंट्रीज को देखोगे, चाइना, यूएस, हमेशा से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट माना है। और जब भी कोई पॉलिसी की बात आती है तो बाकी कंट्रीज के साथ डील करते वक्त कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। ये भी बात इंडिया को समझनी पड़ेगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री को एज ए इंस्ट्रूमेंट मानोगे और इस इंडस्ट्री के बेसिस के ऊपर आप दूसरे कंट्रीज के साथ पॉलिसीज बनाओगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप इस इंडस्ट्री को आगे ले जा पाओगे। ये था आज का वीडियो ऑन करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आजकल हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।